यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। जिल्ले इलाही, जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। तो वक्फ बोर्ड को फाइनली राज्यसभा और लोकसभा में मंजूरी मिल गई है और इसमें एक चीज़ मेरे हिसाब से जो बहुत अच्छी दिखी और ऐसा मुझे लगता है कि जो अप्रिशिएट भी करना चाहिए वो थी पक्ष और विपक्ष की बहस। जो लोकसभा में इस बिल पे जो चर्चा हुई और जो बहस हुई, तो एक तरफ सरकार ने जहां फुल कन्विक्शन के साथ जब इस बिल के सारे फ़ायदे बताए, वही विपक्ष ने भी पूरी तैयारी के साथ इस सारे बिल के पॉइंट्स पे आर्ग्यू किया और क्यों उसने बताया कि आखिर ये क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का पार्ट है। देखो, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सरकार जो है, अगर मोदी जी को देखें तो सरकार की ये जो मंत्री हैं एक सेल्समैन है। ये जब भी कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, जब भी कुछ हमारे लिए कर रहे होते हैं, इनका ये कहना होता है कि सब कुछ परफेक्ट है। बट अगर आपको सच जानना है, जो एक्चुअल पॉइंट जानने हैं, वो पार्ट जो है विपक्ष ही बताती है। तो विपक्ष को सुनना बहुत ज़रूरी होता है और हमेशा इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि विपक्ष क्या कह रही है, वो ज़्यादा मायने रखता है इससे कि जो पक्ष है, जो सरकार है, वो क्या कह रही है। अब सरकार जो है हमारी नामों को लेकर के हमेशा क्रिएटिव रही है, तो इस बार भी जो इसका नाम है, वैसे तो काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा गया है उम्मीद बिल का नाम दिया गया है। अब ये उम्मीद बिल से किसकी उम्मीदें पूरी होंगी और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल सरकार ने इसे फिर एक हिस्टोरिक मोमेंट बताया है, क्योंकि सरकार हिस्टोरिक काम के नीचे कुछ वैसे भी नहीं करती है। तो जैसे बीजेपी सरकार के अगर पिछले कुछ हिस्टोरिक बिल्स देखे जाएं तो उसमें आर्टिकल 370, सीए, राम मंदिर, फार्म लॉज जो कि वापस ले लिया गया था, लेकिन फिर भी उसी हिस्टोरिक लिस्ट में एक ये भी उम्मीद का जो बिल है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसको भी शामिल किया गया है। तो इसी के अराउंड ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो की पॉइंट्स हैं इसके, वो मैं उस पर डिस्कस करूँ। जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो हमारा होगा आखिर में वक्फ एक्चुअली है क्या, कैसे काम करता है, कितना थ्योरी और रियलिटी में फ़र्क है इसके। और दूसरा इस पर चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट क्यों लगा उसको कि इस बिल को लाना बहुत ज़रूरी है, और उनको लग रहा था कि वक्फ जो बोर्ड है वो काफ़ी बेलगाम हो चुका है और इसके लिए सरकार को नियम बदलने चाहिए। जो तीसरा पार्ट है ये है और भी इम्पॉर्टेंट है कि बात करेंगे जिसमें अपोजिशन ने क्या आर्गुमेंट दिया और क्यों इस बिल को अपोज किया, कि उनका पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन को क्यों लगता है कि ये बिल जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये एक पॉलिटिकल गेन के लिए किया गया है, ना कि जो सरकार बता रही है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, वक्फ एक्चुअली होता क्या है, वक्फ है क्या एक्चुअली। तो देखिए, इस्लामिक लॉ में वक्फ एक तरह का चैरिटेबल ट्रस्ट होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को रिलीजियस या फिर चैरिटेबल काम के लिए वक्फ में कर देता है, और ये जो अब तक नियम था उसमें कोई भी हो सकता था, हिंदू, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, एनीबडी कुड गिव देयर प्रॉपर्टी टू द वक्फ, दे कैन डू द वक्फ। तो इसमें होता है कि वक्फ करने वाला जो इंसान होता है उसको कहलाता है वाकिफ़, ओके। और ये वाकिफ़ तय करता है कि उसकी वक्फ की गई प्रॉपर्टी से होने वाली जो भी इनकम है वो किस लिए इस्तेमाल की जाएगी, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए या हॉस्पिटल के लिए या फिर चैरिटेबल अदर कामों के लिए की जाएगी। लेकिन एक बार जब आप वक्फ कर देते हैं तो उस प्रॉपर्टी पर आपका कोई हक नहीं रहता है। इसके बाद जब आपने वक्फ कर दिया, उसके बाद ये जो एक मुतवली होता है, अब उसको ये प्रॉपर्टी दे दी जाती है, और जो मुतवली है उसका जो काम है इस प्रॉपर्टी को, इस एसेट को मैनेज करना।
मुतवली इस प्रॉपर्टी का वैसे मालिक नहीं होता है, उसका काम सिर्फ उस वक्फ प्रॉपर्टी की देखभाल करना होता है। वो ना प्रॉपर्टी बेच सकता है, ना ही उसका पर्पस जिसके लिए वक्फ किया गया है वाकिफ़ द्वारा, उसको पर्पस को बदल भी नहीं सकता है। अब आज के समय में देखा जाए तो टोटल इंडिया में 32 वक्फ बोर्ड्स हैं। ओके, सो हर स्टेट में जो होता है एक अपना उनका वक्फ बोर्ड होता है और वो अपनी उस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करता है, और इसके ऊपर जो है इनका पेरेंट है वो जो होता है नेशनल वक्फ काउंसिल भी होता है, जो इन सब को ऊपर से देखभाल करता है। अब वक्फ बोर्ड के पास ये है, विवाद और चर्चा काफ़ी है कि इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो आखिर इनके पास जो ज़मीनें हैं वो हैं अराउंड 9.4 लाख एकड़ ऑफ लैंड। और इतना ज़्यादा ज़मीनें होना मतलब कि इंडियन रेलवे और डिफेंस के बाद ये ऐसे तीसरे सबसे बड़े लैंड ओनर हैं इंडिया में। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि एक खबर मैंने अभी पढ़ी थी द हिंदू की, जहाँ पे ओवैसी ने क्लेम करा था कि हमारे जो हिंदू बोर्ड्स हैं, जो हिंदू टेम्पल के जो बोर्ड्स हैं, उनके पास जस्ट 4 स्टेट्स अलोन, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा एंड देयर इज सम वन मोर, इन जस्ट 4 स्टेट्स में टोटल 10 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं। लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, उस पर ना ही ऐसा कुछ कानून है, ना ही कुछ रेगुलेशन है। तो उसको हम करते हैं जस्ट कॉन्टेक्स्ट में कि बस वक्फ ही नहीं है जिसके पास इतने ज़्यादा ज़मीनें हैं, हमारे हिंदू टेम्पल्स के भी बोर्ड्स हैं जिनमें बहुत सारी ज़मीनें उनके नाम पे हैं। ओके, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये जो वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी ज़मीनें हैं, एक्चुअली ये ज़मीनें हैं किस लिए, ये क्या प्रॉपर्टीज़ है वो सारी? तो ज़मीनें जो मोस्टली हैं वो है मस्जिद, दरगाह, दुकानें और एग्रीकल्चर लैंड के लिए होती हैं। तो थियोरेटिकली इन लैंड्स का जो भी पैसा आता है वो जो वक्फ किया गया है वही रिलीजियस एजुकेशन या मस्जिद के मेंटेनेंस वगैरह के लिए और दूसरे वेलफेयर के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये थ्योरी है, रियलिटी में तो काफ़ी फ़र्क है, और हर जगह ये नियम है कि थ्योरी और रियलिटी में तो हमेशा ही कॉन्ट्रास्ट रहता है। अब जो रियलिटी में फ़र्क है और थ्योरी से, तो उसमें ये रिपोर्ट हुआ है कि इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर करप्शन है, और ऐसे एलिगेशंस लगे हैं और कई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे कि ये माना भी गया है और डॉक्यूमेंटेड है कि जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको जो मुतवली था उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया गया और बेचा गया। तो खैर, तो ये एलिगेशंस लगते ही रहते हैं। 9 लाख एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन है। अब इतनी ज़्यादा ज़मीन है तो ये मान के चलना होगा कि इनकी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन इसका अपोजिट ये है कि 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसमें ये बताया गया था कि अगर वक्फ लैंड का जो पूरा इनका लैंड है, अगर इसका सही इस्तेमाल होता तो इनकी इनकम 12,000 करोड़ रुपए होती। ये 2006 की बात है, और तब इनकम इनकी मात्र 163 करोड़ रुपए थी। तो इतना तो क्लियर है कि वक्फ का जो सिस्टम है उसमें फ्लॉज हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत थी। लेकिन क्या उसको ठीक बस ये क्या नियम बदल करके लॉ ला कर करना था, या कुछ और भी जो पॉइंट्स थे उनको भी कवर करके नियम ठीक किया सकता था? तो अप्रैल 2 को लोकसभा में माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने लोकसभा में बिल को प्रेजेंट किया। मिला करके 97,27,772 याचिकाएं, कभी भी इससे ज्यादा संख्या में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे वो हृदय में भी बदलाव होगा। अब जो ये सरकार ने जो बिल लाया, उनका जो मेन मुद्दा था, उनका जो मेन तर्क था वो किस पे था? तो रिजिजू ने कुछ मेन जो पॉइंट्स थे उसी के आसपास अपने सारे उनके सरकार की टीम के आर्ग्यूमेंट्स रहे, और उसमें से कुछ ऐसे मेन पॉइंट जो थे उसमें एक था कि वक्फ बाय यूज़र क्लॉज। और वक्फ बाय यूज़र क्लॉज क्या होता है कि उनके हिसाब से वक्फ बोर्ड को इतना पावर देता था कि किसी भी लैंड या प्रॉपर्टी को वो अपनी डिक्लेयर कर लेता था, भले ही चाहे वो डॉक्यूमेंटेड हो या ना हो। दूसरा पॉइंट उनका ये था जो था सेक्शन 40। अब सेक्शन 40 ये था कि उनके हिसाब से वक्फ बोर्ड ये खुद डिसाइड करता था कि कौन सी लैंड जो है वक्फ के तहत आती है। तीसरा जो पॉइंट था सरकार का जिस पे उन्होंने काफ़ी कंसर्न्स दिखाए, वो था ट्रिब्यूनल सिस्टम का। ट्रिब्यूनल जस्टिस सिस्टम जो है वक्फ के अंदर ही का एक इंटरनल जस्टिस सिस्टम है, जहाँ पे कि वक्फ से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट की जो चीज़ें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है, उसकी सुनवाई ट्रिब्यूनल सिस्टम में होती है। तो अगर कोई भी वक्फ क्लेम को चैलेंज करता है तो उसे फेयर हियरिंग नहीं मिलती है, ऐसा सरकार का मानना है। वैसे ये पूरी तरह से सच नहीं है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब बात करते हैं कि चौथा जो पॉइंट था सरकार का, वो था
इनएफिशिएंसी इन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जो कि हम लोग ऑलरेडी बात की, वक्त के पास इतनी सारी ज़मीनें हैं लेकिन उसका एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इसलिए जो पर्पस के लिए वो दी गई है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? सेक्शन 108 वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है, इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा हमने कानून बनाया है। 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। आज वो 4.9 लाख से बढ़ करके 8.72 लाख, उसको अगर हम सही तरीके से मैनेजमेंट करता तो हमारा मुसलमानों का ही नहीं है, देश का तकदीर बदल जाएगा। अब जो है सरकार जो है वो क्या क्या व्यवस्था लेकर के आई है, जिसको जो चेंजेस वो लोग लाए हैं इस पर्टिकुलर बिल के हिसाब से, जिस पे कि काफ़ी चर्चा हो रही है, उसमें से एक है वक्फ बाय यूज़र प्रोविज़न। जो मैंने बताया कि मान लो कि कोई एक ज़मीन है जो कि कई सौ सालों से उस पर वक्फ जो है उसका देखभाल और रख रखाव कर रहा होता है, और 100-200 साल पुराना वो दरगाह हो सकता है या फिर मस्जिद हो सकती है या फिर किसी तरह का पर्टिकुलर लैंड हो सकता है। अगर उसका देखभाल कर रहा होता है, चाहे उसका कोई ख़ास डॉक्यूमेंट ना अवेलेबल हो, उसके कोई सबूत ना हो, फिर भी वो वक्फ की मानी जाती थी। इसके खिलाफ सरकार ने कहा कि वक्फ बाय यूज़र प्रोविज़न को हटाना पड़ेगा। जो कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। और मान्यवर तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। पहला जो नियम हटा दिया गया है वो है वक्फ बाय यूज़र। दूसरा जो हटाया गया है वो है सेक्शन 40। जो सेक्शन 40 जो है ये अलाउ करता था वक्फ को कि किसी भी प्रॉपर्टी को जाकर के वो सर्वे करा सकते थे। तो उस सेक्शन 40 को जहाँ पे कि उनको लगता था इससे बहुत ज़्यादा पावर वक्फ बोर्ड को मिलता था किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करने की, तो वो सेक्शन 40 हटा दिया गया है। वक्फ अब ऐसा कोई भी एक्शन अपने हिसाब से, अपने खुद इनिशिएटिव लेकर के वो प्रॉपर्टी का सर्वे नहीं करा सकता है और उस प्रॉपर्टी को अपना नहीं बना सकता है। सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था। किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। सरकार ने जो अगला पॉइंट कहा है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर वक्फ बोर्ड का और किसी प्राइवेट एंटिटी का डिस्प्यूट होता है तो पहले वो ट्रिब्यूनल में जाता है, ट्रिब्यूनल उसका जो भी फैसला ले, तो उसके बाद अगर ट्रिब्यूनल जो है अगर फेवर में वक्फ के दे देता है और जो प्राइवेट एंटिटी है वो उसके लिए सेटिस्फाई नहीं है, उस जजमेंट से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। उसमें ये नियम है कि अगर खुश नहीं है तो उसकी अपील हायर कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन सरकार ये एक जो पॉइंट है बता रही है कि अब वो नियम चेंज करके लाई है। अपोजिशन से डीएमके के ए रजा ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, सरकार जैसा कह रही है कि वक्फ जो है किसी भी प्रॉपर्टी को जाकर के क्लेम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि कुछ भी क्लेम करने के पहले कि इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर जो होता है वो जाकर के उसको सर्वे करता है। तो इसमें अपोजिशन का ये कहना था कि इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर जो होता है ये सरकार द्वारा नियुक्त एक कमिश्नर, एक ऑफिसर होता है जिस पे जो कि इंडिपेंडेंट होता है, ना कि उस पर सरकार का ना किसी तरह का दबाव होता है, ना ही वक्फ बोर्ड का किसी तरह का दबाव होता है। तो वैसे केसेस में फेयरनेस होने के ज़्यादा चांसेस थे, इंस्टेड ऑफ कि इस बारी जो है मजिस्ट्रेट को लाया गया है इस सर्वे करने के काम के लिए। और सर्वे जो है मजिस्ट्रेट जब करेगा तो मजिस्ट्रेट जो है एक सरकारी मुलाजिम होता है, तो ऐसे चांसेस बहुत कम हैं कि मजिस्ट्रेट जो है सरकार के खिलाफ या वो जाकर के फैसला कोई भी सुनाएगा। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट अगर सरकार और वक्फ में होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर के और मजिस्ट्रेट उसकी जांच कर रहा होता है, तो चांसेस हैं कि उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। और अपोजिशन का ये कहना है कि ये नियम ला करके सरकार जो है ये जो सर्वे वगैरह के जो मामले हैं इसमें जो पूरा कंट्रोल रखना चाहती है। A survey commissioner has been designated, appointed by the government, independent to the government. He is not an independent government officer. So when dispute comes to the government and the waqf board, the independent officer must follow the civil procedure code to investigate the title and come to a conclusion. He is a civil court. Survey commissioner has been replaced with a district collector. How a collector can be a judge?
You know the principle of natural justice. No one can be a judge for his own cause. ट्रिब्यूनल सिस्टम को सरकार ने कहा कि वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल सिस्टम एक सिंक में काम करते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रिब्यूनल सिस्टम के जो जजमेंट होते हैं वो वक्फ के पक्ष में होते हैं। तो इस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये कोई रिलीजियस खाप पंचायत नहीं है, ये कोई रिलीजियस ऐसा लाइक एंटिटी नहीं है, कि ये जो वैधानिक एंटिटी है जो कि सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे वैधानिक लोग होते हैं जो कि उस जुडिशरी का हिस्सा होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं। Provided that a high court may on its own motion or on the application of the board or any person aggrieved call for and examine the records relating to any dispute and may confirm or reverse the decision. ये पावर हाई कोर्ट में पेरेंट एक्ट में है ही 2013 के संशोधन के बाद। तो क्यों बार बार आप ऐसा एक भ्रम फैला रहे हैं कि हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है? देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। यहीं पे आरजेडी के जो मनोज झा हैं और सिंघवी हैं, उन्होंने भी वक्फ बाय यूजर पे मनोज झा ने जो बताया, मनोज झा ने जो कंसर्न बताया वो बताया कि जो 100 सालों से भी पुरानी जो इमारतें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका कोई कैसे डेटा लेकर के आएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर सरकार कहे कि मुझे इसका डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, डेटा दिखाओ, तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करना और क्लेम करना कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। कोई मस्जिद कब से यूज में है, कागजात ढूंढोगे। मैं अभी अपने बिहार का अनुभव बताता हूं सर, अभी वहां सर्वे हो रहा है, कागज हमें अपने घर में नहीं मिल रहा है, पुरानी संपत्ति है, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, कहां से लाए, सब विवाद में आ जाएंगे, लिटिगेशन का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा हमारे समक्ष। ये निर्णय आखिरी जो मेरे पास है वो है 2020 का, उसकी 2 लाइन पढ़ लूं मैं। वक्फ नीड नॉट नेसेसरली बी एन एक्सप्रेस डिक्लेरेशन इन एवरी केस, द सेम कैन रीजनेबली बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। इस पे जो विपक्ष ने जो अपना फियर दिखाया, उन्होंने ये कहा कि सरकार ऐसी प्रक्रिया बना रही है जिसमें वो पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो डाउटफुल हो जाएंगी, इतना ज़्यादा हो जाए कि वो लीगल फाइट में फंसी रह जाएंगी और कभी भी उनकी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। इस पे रिजिजू ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि किसी भी रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लॉ बनाया गया है वो केवल नए रजिस्ट्रेशन लॉ पे ही लागू होगा, जो कि नए रजिस्ट्रेशन मतलब कि अगर कोई भी नई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना है उसी पे ये लॉ लागू होगा। देश में 11,400 हेक्टेयर लैंड वक्फ की, 14,000 हेक्टेयर में से 14,500 में से 11,500 हेक्टेयर लैंड को सरकारी घोषित कर दिया गया है। उसमें इमामबाड़ा है, उसमें प्राचीन मस्जिदें हैं, उसमें 500-500 साल के पुराने कब्रिस्तान हैं। तो एक लिमिटेशन लागू हुआ कि इतने पर्टिकुलर ईयर्स के बाद, इतने टाइम बीतने के बाद कोई किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता है। अब जो है सरकार ने एक और पॉइंट लाया कि इसमें वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसमें कि महिलाएं नहीं हैं और नॉन हिंदू को भी शामिल करने की कोशिश की गई है। तो नए बिल का जो प्रोविज़न है उसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 4 नॉन मुस्लिम भी मेंबर्स ऐड किए जाएंगे, और वहीं पे स्टेट बोर्ड्स में 11 मेंबर होते हैं जिसमें 3 नॉन मुस्लिम मेंबर रखे जा सकते हैं। इस पर भी अपोजिशन ने सवाल उठाया और कहा कि ये अगर नियम बस वक्फ में है तो ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर नियम ही होना है तो हर तरफ इक्वल होना चाहिए, हिंदू बोर्ड्स में भी होना चाहिए। क्या हिंदू बोर्ड्स में ऐसे नॉन रिलीजियस मेंबर का होना ऐसा कंपल्शन, ऐसा कुछ लॉ है? ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे भी हिंदू बोर्ड्स में अगर हिंदू ही रहते हैं तो यहाँ पे भी हिंदू ही रहने चाहिए। इस पे तेजस्वी सूर्या ने जो काउंटर दिया, उन्होंने ये कहा कि वक्फ पे डिसीजन से नॉन मुस्लिम इफेक्ट होते हैं, तो नॉन मुस्लिम अगर इफेक्ट होते हैं और बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम नहीं रहेंगे तो उनकी बात कैसे सुनी जाएगी। तो नॉन मुस्लिम का भी रहना बहुत ज़रूरी है बोर्ड में, ताकि जो नॉन मुस्लिम कंसर्न्स हैं उनको भी सुनने का मौका मिल पाए। अब जो है, जो विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि
ये जो वक्फ बोर्ड है इसमें एक रिलीजियस बोर्ड है और इसमें बस एक मुस्लिमों का रिलीजियस बोर्ड है, तो इसमें मुस्लिम्स ही होने चाहिए, नॉन मुस्लिम नहीं होने चाहिए। इस पे रिजवी ने कहा कि जो वक्फ जो है एक मैनेजमेंट बॉडी है, ना कि कोई रिलीजियस बॉडी है, तो इसमें जो है नॉन मुस्लिम और मुस्लिम होने का कोई सवाल नहीं है। ये एक मैनेजमेंट बॉडी है और इसमें कोई भी हो सकता है। तो वहीं अपोजिशन ने इस बात पे भी, इस पॉइंट पे भी पलटवार करते हुए बोला कि जो हिंदू टेंपल के जो बोर्ड्स होते हैं, जिसमें कि आज ज़्यादातर ब्राह्मण डोमिनेटेड बोर्ड्स होते हैं, तो उसमें भी दलित, आदिवासी और बैकवर्ड हिंदूज़ को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिस आधार पे अगर वक्फ बोर्ड में भी नॉन हिंदू को भी, नॉन मुस्लिम को भी जगह मिल रही है, वहाँ पर भी ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन के नाम पर, अगर रिप्रेजेंटेशन जो कोर मुद्दा है, तो इनको भी जगह मिलनी चाहिए। छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। तो यहीं पे रविशंकर प्रसाद जो हैं वो बोले कि इसमें महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया गया है और इस बिल से महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जिसमें कि 2 महिलाओं के लिए बोर्ड्स में जगह बनाई गई है। तो जो भी सोशली बैकवर्ड जो मुस्लिम्स हैं, जो इस चीज़ से उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये सरकार ने गिराने की कोशिश की है। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है।